हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर नीट। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम और आज मैं लेके आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट उस डाइट को कहते हैं जो हमारी फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल सभी प्रकार की नीड्स को फुलफ़िल करती है। हम यूजुअली 50% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, 35% फैट से और रिमेनिंग 15% प्रोटीन से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं। हमारी बॉडी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स और उसके बाद फैट को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती है, लेकिन प्रोटीन्स का जो यूटिलाइजेशन है वो नॉर्मली एनर्जी के लिए नहीं होता। प्रोटीन का यूटिलाइजेशन जो होता है वो रिपेयरिंग के लिए, शरीर में हुई टूट फूट को रिपेयर करने के लिए होता है। इसलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग एजेंट्स भी कहते हैं। याद रखिए, यदि शरीर में प्रोटीन्स का यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन के होने लगा है तो इसका मतलब है कि बॉडी स्टारवेशन, भूखमरी की कंडीशन में है। क्योंकि स्टारवेशन की कंडीशन में सबसे पहले हमारा जो डिपॉजिटेड लिवर में ग्लाइकोजन होता है, बॉडी उसको यूज़ करती है। उसके बाद हमारे फैट रिज़र्व को, जो कि एडिपोज टिश्यू में हमारा फैट रिज़र्व है, और उसके बाद भी यदि हमें फूड सप्लाई नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी प्रोटीन्स को तोड़ने लगती है और ग्लूकोज बनाने लगती है। तो यदि स्टारवेशन की कंडीशन में है, किसी बॉडी को बहुत लंबे समय तक खाना नहीं मिलता, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा बॉडी का। उसके बाद फैट रिज़र्व और प्रोटीन्स का नंबर सबसे बाद में आएगा। एक हेल्दी आदमी की डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है लगभग 2200 किलो कैलोरीज पर डे, जबकि हेल्दी वुमेन की होती है 1600 किलो कैलोरी पर डे। कार्बोहाइड्रेट्स, हम सबको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे उसमें पॉलीसेकेराइड्स हों, डाइसेकेराइड्स हों, ट्राइसेकेराइड्स हों, सभी के सभी डाइजेशन के बाद मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डाइजेशन के बाद हमारे शरीर में जो मुख्यतः मोनोसेकेराइड्स बनते हैं वो 3 होते हैं: ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड्स जो होते हैं हमारे भोजन में हो सकते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। हम सबको पता है कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, माल्टोज ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जबकि लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। पॉलीसेकेराइड्स में हो सकता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन को कहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स अपने भोजन को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल्स अपने भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, और डाइजेशन के बाद ये हमारे शरीर में प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉडी को जितनी अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी उसे यूटिलाइज कर लेती है रिपेयरिंग ऑफ बॉडी में। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड को लिवर में डीएमिनेट किया जाता है। डीएमिनेशन का मतलब होता है अमीनो एसिड्स में से अमीनो ग्रुप को निकाल दिया जाता है और वो अमीनो ग्रुप अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। ये लिवर में यूरिया साइकिल या क्रैब हैंसलिट साइकिल के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर दी जाती है, और ब्लड के साथ यूरिया किडनी में पहुंचता है और किडनी से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे शरीर में हम जो प्रोटीन अपने भोजन में लेते हैं, तो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स बनते हैं। हमारे शरीर को लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। इनमें से लगभग 10 अमीनो एसिड हमारी शरीर खुद बना लेता है और 10 अमीनो एसिड्स को हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसके आधार पर जो अमीनो एसिड्स हैं उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है: असेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, हमारा शरीर खुद उनका निर्माण कर लेता है। लेकिन असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें बाहर से अपने भोजन में लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हें हमारा शरीर नहीं बना पाता। और असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उसके लिए आप मेनोमिक एक याद रख सकते हैं, टी हालेम वीपी। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए आप याद रख सकते हैं टी हालेम वीपी। यहाँ पे टी का मतलब है ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वैलिन एंड फिनाइल एलेनिन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा असेंशियल अमीनो एसिड्स है और कौन सा नहीं। तो असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनका निर्माण
हमारी बॉडी नहीं कर पाती और हमें खाने में इन्हें लेना पड़ता है। इसके लिए आप याद रख सकते हैं टीटी, हाल MVP और ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वैलिन एंड फिनाइल एनानिन, ये होते हैं हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स। इसमें से हिस्टिडीन और आर्जिनिन को सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और इसे अमीनो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जो ना तो एसिडिक होते ना बेसिक होते, न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाते हैं। ये होते हैं ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। एसिडिक अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जिनका नेचर एसिडिक होता है वो होते हैं एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड, वे अमीनो एसिड जो कि अल्कलाइन होते हैं, ये होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, उन अमीनो एसिड्स का नाम बताइए जिनमें सल्फर होता है। सिस्टीन, सिस्टीन और मिथियोनिन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन, वो प्रोटीन जो हमारे शरीर की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है और जो हमें सारे के सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कर देता है, उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। और फर्स्ट क्लास प्रोटीन हमेशा एनिमल ओरिजिन या एनिमल सोर्स से मिलता है, जैसे मीट, फिश, मिल्क और एग। सेकेंड क्लास प्रोटीन उस प्रोटीन को कहते हैं जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी असेंशियल एसिड्स को प्रोवाइड नहीं करा पाता। और वेजिटेबल ओरिजिन का जो प्रोटीन होता है वो यूजुअली सेकेंड क्लास प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, जैसे पी, बीन्स, पल्सेस, ग्राम, सोयाबीन एक्सेट्रा। प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज इन ग्रोथ पीरियड, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। फैट्स, फैट्स आर स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स इन एडिपोज टिश्यू। याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो फैट स्टोर होती है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होती है और जिन टिश्यू में फैट स्टोर होती है उन्हें एडिपोज टिश्यू कहते हैं। फैट कैन बी सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट उसे कहते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जम जाती है, जैसे घी, मक्खन। और अनसैचुरेटेड फैट उसे कहते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में ही रहती है, जमती नहीं है। असेंशियल फैटी एसिड्स, दीज आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्यूफा। दीज आर फाउंड इन ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सैफ्लावर ऑयल। और असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, तीन होते हैं, लाइनोलेइक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। तो असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं लाइनोलेइक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। विटामिन्स, विटामिन्स के नाम से ही क्लियर है, वो अमीन्स जो वाइटल होते हैं लाइफ के लिए। यानी जब इनकी डेफिनेशन दी गई थी कि विटामिन क्या होता है, तो विटामिन होता है अमीन्स दैट आर वाइटल फॉर लाइफ, दीज आर कॉल्ड विटामिन्स। विटामिन्स की खोज की गई थी एन ल्यूनिन के द्वारा। विटामिन थ्योरी दी गई थी हॉपकिंस और फंक के द्वारा। और विटामिन थ्योरी यही है कि अमीन्स दैट आर वाइटल फॉर लाइफ, ये विटामिन थ्योरी है और ये दी गई थी हॉपकिंस और फंक के द्वारा। टर्म विटामिन दिया था फंक ने। बुक द विटामिन, एक किताब लिखी गई थी द विटामिन्स, ये बुक लिखी थी फंक ने। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, इसलिए जो विटामिन है वो माइक्रो एलिमेंट्स में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। दीज मेंटेन द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। विटामिन सी इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। याद रखिएगा, गर्म करने पर जो सबसे पहले विटामिन ख़त्म हो जाता है वो होता है विटामिन सी। एंटी न्यूराइटिक विटामिन होते हैं B1, B6 और B12। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं A, E और C। विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स, कुछ विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर में। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं A, D, E, K। याद रखिएगा, विटामिन को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K और वाटर सॉल्युबल होता है B और C। और आजकल एक नया विटामिन इसमें ऐड किया गया है, विटामिन P। तो चलिए अब हम विटामिन्स को लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और ये बीटा कैरोटीन से बनता है। बीटा कैरोटीन का बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है जिससे बनता है रेटिनल, जो कि एल्डिहाइड फॉर्म है। रेटिनल का ऑक्सीडेशन होकर बनता है रेटिनॉल,
जो कि अल्कोहलिक फॉर्म है जिसे विटामिन ए कहते हैं, और रेटिनॉल का ऑक्सीडेशन होकर बनता है रेटिनोइक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। विटामिन ए के सोर्स होते हैं कैरेट, टमाटो, पपाया, मैंगो, मिल्क, एग और कॉड लिवर ऑयल। याद रखिएगा पीले फलों में विटामिन ए बहुतायत से पाया जाता है, जैसे पपीता, आम, गाजर। रोल, विटामिन ए का रोल होता है हमारी विज़न को, हमारी दृष्टि को प्रॉपर बनाए रखना। इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ एपिथीलियम, हमारे स्किन की एपिथीलियम को बनाए रखने का काम भी विटामिन ए करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये दुरुस्त करता है। विटामिन ए वॉज फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन डिस्कवर्ड। याद रखिएगा सबसे पहला फैट सॉल्युबल विटामिन जो खोजा गया था वो विटामिन ए था बाय मैककॉलम। He got the Nobel Prize for this structure of beta carotene and vitamin A. In retina, vitamin A is in the form of retinal, which combines with opsin to form rhodopsin. याद रखिएगा रेटिना में जो फॉर्म होती है विटामिन ए की वो रेटिनल फॉर्म होती है, यानी एल्डिहाइड फॉर्म होती है, जो कि ऑप्सिन नामक पिगमेंट से कंबाइन करके रोडोप्सिन बनाता है। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन ए का केमिकल फॉर्म या केमिकल नेम तो है रेटिनॉल, लेकिन विजुअलिटी के लिए, दिखाई देने के लिए, आंखों के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है विटामिन ए की वो है रेटिनल, नॉट रेटिनॉल। रोडोप्सिन इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। इट इज़ यूज्ड फॉर लो लाइट विजन, यानी अंधेरे में या बहुत ही कम लाइट में ये देखने के काम आता है रोडोप्सिन। और ऐसी विज़न को जो कि डार्क में हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं स्कोटोपिक विज़न, जबकि लाइट में या दिन के उजाले में जो हम देखते हैं उस तरह की विज़न को कहते हैं फोटोटॉपिक विज़न। तो रोडोप्सिन जो होता है वो रात के अंधेरे में या बहुत ही डिम लाइट में देखने के काम आता है, और कलर विज़न के भी काम आता है। विटामिन ए इज़ स्टोर्ड इन लिवर एज रेटिनॉल, बट इट्स विजुअली एक्टिव फॉर्म इज़ रेटिनल। याद रखिएगा हमारे शरीर में जो विटामिन ए है वो स्टोर होता है लिवर में, जो कि रेटिनॉल की फॉर्म में होता है, लेकिन विजुअली एक्टिव फॉर्म यानी जिससे हमें दिखाई देता है वो रेटिनॉल ना होकर रेटिनल होती है। विटामिन ए की कमी से जो होता है यानी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। बच्चों में रात को दिखाई देना कम हो जाता है क्योंकि रोडोप्सिन कम बनता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये बच्चों में पाया जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ज़ीरोप्थैल्मिया, जो कॉर्निया होती है उसकी चमक खत्म हो जाती है, वो वेट नहीं होती, सूखने लगती है, जिस कंडीशन को कहते हैं ज़ीरोप्थैल्मिया। कई बार आँखों में वाइट कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं जिन्हें बेटॉट स्पॉट कहते हैं। एडल्ट्स में जो कॉर्निया है वो मेल्ट होने लगती है, गलने लगती है, जिसे कहते हैं केराटोमलेशिया। इनेमल हाइपोप्लेजिया, यानी दांतों का इनेमल का भी हाइपोप्लेजिया हो जाता है, और एबनॉर्मल एपिथेलियल ग्रोथ। तो विटामिन ए की कमी से मिलता है बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस, बड़ों में केराटोमलेशिया, और इसके अलावा हो सकता है ज़ीरोप्थैल्मिया, बेटॉट स्पॉट, इनेमल हाइपोप्लेजिया, एबनॉर्मल एपिथेलियल ग्रोथ। विटामिन डी, याद रखिएगा विटामिन डी का केमिकल नाम है कॉलीकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नाम है कॉलीकैल्सीफेरॉल, और ये एक हार्मोन की तरह बिहेव करता है। विटामिन डी के सोर्स होते हैं कॉड लिवर ऑयल, और हमारे शरीर में स्किन के अंदर ये सनलाइट में बनता है और कोलेस्ट्रॉल से बनता है। यानी हमारे शरीर में यदि हम सुबह और शाम की धूप में बैठते हैं तो हमारी स्किन में कोलेस्ट्रॉल की मदद से विटामिन डी का अपने आप निर्माण हो जाता है, हमें किसी एक्स्ट्रा विटामिन डी को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और विटामिन डी का रोल होता है कि ये जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और बोन्स को कैल्शियम डिपॉजिट करके, बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करके बोन्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल इन स्किन, यूवी लाइट और सनलाइट की मदद से ये कन्वर्ट होता है कॉलीकैल्सीफेरॉल। कॉलीकैल्सीफेरॉल एक विटामिन डी है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है। जब ये कॉलीकैल्सीफेरॉल लिवर में पहुंचता है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल, जिसे कैल्सीडायोल भी कहते हैं, और फिर ये पहुंचता है किडनी में, जहाँ ये कन्वर्ट होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल, जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। इसको कैल्सीट्रायोल और D3 भी कहते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल,
जिसे कैल्सीट्रायोल कहते हैं या विटामिन D3 कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो होता है रिकेट्स, जिसमें पैर की जो हड्डियां हैं दोनों वो बो और एरो के फॉर्म में बेंट हो जाती हैं, इसे रिकेट्स कहते हैं। और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। तो याद रखिएगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नेम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई के सोर्स होते हैं व्हीट जर्म, जर्मिनेटेड सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फैट ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। तो अंकुरित बीजों में, जर्मिनेटेड सीड्स में और हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई बहुतायत से पाया जाता है। और विटामिन ई का रोल होता है कि ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में काम करता है और आरबीसी के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से रिप्रोडक्टिव फेल्योर हो जाता है। रैट्स में देखा गया है कि एबॉर्शन तक हो जाता है, लेकिन ये ह्यूमंस में रिपोर्टेड नहीं है। मसल वीकनेस हो जाती है, हीमोलिसिस हो जाती है और मैक्रोसिटिक अनीमिया हो जाता है। तो मुख्य तौर से आप याद रख सकते हैं कि ये लोअर एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए विटामिन ई का यूज़ होता है। विटामिन के। विटामिन के 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, विटामिन K1, K2 और K3। K1 का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन, K2 का केमिकल नेम होता है मैनाक्विनोन और K3 का केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है मैनाडायोन। विटामिन के सोर्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट जर्म्स और ह्यूमन बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम और कोलन में ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज भी होता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में विटामिन बी और विटामिन के का निर्माण लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। और विटामिन के की कमी से जो इसका रोल है बॉडी में, वो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन और प्रिवेंट्स इंक्रीज्ड ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग को रोकता है और क्लॉट फॉर्मेशन में, खून का थक्का जमने में मदद करता है। तो विटामिन के की कमी से फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग होगी और HDN, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। कई बार न्यूबॉर्न्स में जो बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत ही, उनमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे HDN या हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। इसीलिए हमारे देश में ये प्रोटोकॉल है कि जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सभी को जन्म के समय ही विटामिन के की डोज दी जाती है। विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थियामिन। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थियामिन और इसका सोर्स है होल ग्रेन एंड हस्क, व्हीट जर्म, लेग्यूम्स, नट्स और फिश। विटामिन B1 या थियामिन पूरे अनाजों में मिलता है, यानी जिसमें चोकर या अनाज का छिलका साथ में होता है उसमें विटामिन B1 मिलता है। यदि हम अनाज के छिलके को निकाल देंगे तो हम विटामिन B1 को खो देंगे। विटामिन B1 का रोल होता है कि इट इज़ असेंशियल फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यू और ये ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनाता है बॉडी में, यानी कन्वर्ट करता है ट्रिप्टोफैन को नियासिन में और एक्ट एज थियामिन पायरोफॉस्फेट इन क्रेब्स साइकिल। और B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी-बेरी, वर्निकेस सिंड्रोम और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो विटामिन बी का केमिकल नेम है थियामिन और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी-बेरी, वर्निकेस सिंड्रोम और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, इसे येलो एंजाइम भी कहते हैं। याद रखिएगा, विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, इसे येलो एंजाइम भी कहते हैं और इसका सोर्स होता है मिल्क, चीज़, मीट, एग, लेग्यूम्स, व्हीट, मशरूम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन का रोल है कि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ RBC और हेल्प्स इन क्रेब्स साइकिल। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की वजह से होठों के लिप्स के जो किनारे होते हैं वो कट जाते हैं। इस कंडीशन को किलोसिस या स्टोमेटाइटिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, यदि होठों के किनारे कट रहे हैं, फट रहे हैं, तो ये विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से होता है और इसे किलोसिस या स्टोमेटाइटिस कहते हैं। विटामिन B3।
विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड। इसका सोर्स है होल ग्रेन, नट्स, लेग्यूम्स, ईस्ट, लिवर, फिश, मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और विटामिन B3 का रोल है कि इट एक्ट एज NAD एंड NADP इन क्रैब साइकिल। तो नियासिन या निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3 क्रैब साइकिल में NAD या NADP की तरह काम करता है। और NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और याद रखिएगा कि विटामिन B3 या नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन B3 या नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है और पेलाग्रा को कैरेक्टराइज किया जाता है 3D से। 3D का मतलब है कि पेलाग्रा में मिलता है डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है नीट में कि टोड लाइक स्किन, जैसे मेंढक की स्किन होती है खुरदुरी, उस तरह की स्किन किस बीमारी में होती है, उसे कहते हैं पेलाग्रा। और ये विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है। और विटामिन B3 की कमी से और होने वाले रोग हैं हार्टनप डिजीज़, ये हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटी है इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं और इसका सोर्स होता है यीस्ट, मिल्क, ग्राउंडनट, टमाटो, लिवर, मीट, व्हीट जर्म, हनी और एग योक। और विटामिन B5 का रोल है कि इट इज़ नीडेड फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। इट फॉर्म्स द कोएंजाइम A इन क्रैब साइकिल। और विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है डर्मेटाइटिस, रिटार्डेड ग्रोथ, लॉस ऑफ हेयर और ग्रेइंग हेयर, बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन और इसके सोर्स हैं होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पीनट्स, बनाना, सोयाबीन, मीट, वेजिटेबल्स। और रोल है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और B6 की कमी से होता है डर्मेटाइटिस, अनीमिया, कन्वल्जन्स और मेंटल डिसऑर्डर्स। B7 को विटामिन H या बायोटिन कहते हैं। याद रखिएगा, विटामिन B7 को विटामिन H या बायोटिन कहते हैं और इसके सोर्स होते हैं एग योक, मिल्क, नट, हनी, लिवर, मीट, फिश एक्सेट्रा। इसका रोल है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। और विटामिन B7 की कमी से होता है पुअर ग्रोथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस एंड हेयर फॉल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कच्चा अंडा, रॉ एग हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रॉ एग में एक प्रोटीन होता है एविडिन, जो कि विटामिन H या B7 को कंबाइन कर लेता है, उसके साथ बंध जाता है और B7 के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसलिए जो लोग कच्चा अंडा खाते हैं उनमें विटामिन B7 या बायोटिन की कमी अक्सर देखी जाती है। विटामिन B10 फॉलिक एसिड का सोर्स होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और इसका रोल होता है असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC। ये भूख को बढ़ाता है और नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फॉलिक एसिड की कमी से होता है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया और मेनिंगोमाइलोसील। तो याद रखिएगा, फॉलिक एसिड की कमी से RBC का साइज़ बढ़ जाता है, जिन्हें मेगैलोसाइट्स कहते हैं, और इस तरह के अनीमिया को मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन या मिथाइल कोबालामीन। इसे कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। आपने डाइजेशन में अभी पीछे पढ़ा था कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर या कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है, जो कि स्टमक में बनता है। और यदि बॉडी में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और यदि किसी कारणवश स्टमक को निकालना पड़े तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति में B12 की कमी हो जाती है। और B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन या मिथाइल कोबालामीन और इसका सोर्स होता है एनिमल सोर्स। ये वेजिटेबल सोर्स से नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स से मिलता है, जैसे लिवर, फिश, मीट और एग। और इसका रोल है कि ये RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है, DNA सिंथेसिस को बढ़ाता है और CNS के डेवलपमेंट को एनहांस करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस अनीमिया, जिसे एडिसोनियन अनीमिया भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन B12 की कमी से होता है
परनीशियस अनीमिया और एडिसोनियन अनीमिया। विटामिन B17 इसे लैट्राइल कहते हैं और ये व्हीट ग्रास और जूसेस में मिलता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि विटामिन B7 में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विटामिन B17 नॉट B7, विटामिन B17 में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसके सोर्स होते हैं साइट्रस फ्रूट्स जैसे आंवला, अमरूद, टमाटर, नींबू, मौसमी, इन्हें साइट्रस फ्रूट्स कहते हैं। और आंवला जो होता है, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, आंवला या इंडियन गूसबेरी इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। इससे ज़्यादा विटामिन सी किसी में नहीं मिलता और विटामिन सी की कमी में स्कर्वी हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तो इससे होने वाली डिजीज़ का नाम है स्कर्वी और इससे मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होने लगती है। विटामिन पी को हेस्पेरिडिन कहते हैं या साइट्रिन कहते हैं। इसका सोर्स होता है साइट्रस फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स और इसका रोल है मेंटेन्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मिनरल्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। मेजर मिनरल्स जिन्हें मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, इनकी बॉडी की जो नीड होती है लगभग 0.1 ग्राम पर डे होती है। और ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स उन्हें कहते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, ऑलमोस्ट 0.01 ग्राम पर डे। कुछ खास मिनरल्स की हम बात करेंगे। कैल्शियम, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है कैल्शियम। इसका सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, व्हीट जर्म एक्सेट्रा। और रोल है कैल्शियम का कि फॉर्मेशन ऑफ बोन्स और टीथ, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। और कैल्शियम की कमी से होता है टेटनी, मसल स्पाज्म और रिकेट्स। क्लोरीन का सोर्स है टेबल सॉल्ट, नमक या सी फूड। और क्लोरीन का रोल है कि इट मेंटेन्स पीएच ऑफ बॉडी और HCl फॉर्मेशन इन द स्टमक। और यदि हमारे शरीर में क्लोरीन की कमी है तो हमारे शरीर का पीएच जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जिंक का सोर्स है सोयाबीन, काला चना, ब्लैक ग्राम, व्हीट जर्म, बार्ले, बाजरा, मिल्क और एग। और इसका रोल है बॉडी में कि इट एक्ट एज को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम्स। याद रखिएगा, जिंक हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स के को फैक्टर की तरह काम करता है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी के लिए जिंक का होना ज़रूरी है। जिंक स्टिमुलेट्स इंसुलिन एक्शन और जिंक इज़ ए कार्डियो प्रोटेक्टिव। तो जिंक हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। इंसुलिन का काम जिंक पे डिपेंड करता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए को फैक्टर का काम करता है। जिंक की डेफिशिएंसी से पुअर ग्रोथ, स्लो सेक्सुअल डेवलपमेंट और इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग होगा। सेलेनियम का सोर्स है सी फूड, मीट और सीरियल्स। और रोल है कि इट इज़ प्रेजेंट इन एंजाइम ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज और इट एक्ट विद विटामिन ई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज में कौन सा एलिमेंट होता है? सेलेनियम। और सेलेनियम की कमी से होता है प्रीमैच्योर एजिंग, कैटरेक्ट और कैंसर। मैग्नीशियम का सोर्स होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सी फूड। और रोल है कि मैग्नीशियम हेल्प्स इन मसल रिलैक्सेशन। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉजेज कन्वल्जन्स एंड हेलुसिनेशंस। फॉस्फोरस का सोर्स होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, मीट, व्हीट जर्म। रोल होता है फॉस्फोरस का कि ये बोन फॉर्मेशन में, डीएनए के और आरएनए के सिंथेसिस में और एटीपी के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से होता है मसल एंड नर्व डिसऑर्डर्स। क्रोमियम का सोर्स है ब्लैक ग्राम, काला चना, बाजरा, बार्ले, ग्राउंडनट, मीट। और क्रोमियम हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन और कार्डियो प्रोटेक्टिव। याद रखिएगा कि इंसुलिन के एक्शन के लिए जिंक और क्रोमियम का होना बहुत ज़रूरी है और इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं। थैंक यू।